नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की पैट 2023 के लिए, ठीक है। तो आज हम उसी क्रम में पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। तो ये क्या होता है कि जो एक गुप्त साम्राज्य था हमारे भारत में, क्या था कि 4वीं शताब्दी के जब प्रारंभ होने वाली थी ना, उस समय तक हमारे भारत में कोई भी ऐसा शासक या कोई भी ऐसा राजतंत्र नहीं था, या कोई भी मतलब राजा ऐसा नहीं था कि जो बहुत शक्तिशाली और सुदृढ़ हो। और जो तुम्हारे शक और कुषाण थे वो भी क्या नाम 30वीं शताब्दी के आते आते वो भी मतलब उनका शासन रहा, मगर वो भी कमजोर हो गए थे। और जो हमारे सातवाहन वंश के शासक थे वो 30वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि 250 ईसा पूर्व ईस्वी तक उनका भी शासन खत्म हो गया था। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है। अब हमें गुप्त साम्राज्य डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो जो हमारे एग्जाम में पैट के एग्जाम में स्पेसिफिक रूप से समुद्रगुप्त के बारे में पूछा गया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जो भी टॉपिक होंगे या जो भी मतलब इंपॉर्टेंट इसके बारे में होगा, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास समुद्रगुप्त, ठीक है। अब समुद्रगुप्त, हमारा जो गुप्त साम्राज्य था इसकी स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त नाम का कोई व्यक्ति था, उसने हमारे गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और क्या होता है कि जो श्रीगुप्त का एक लड़का था, पुत्र था, उसका नाम था घटोत्कच। अब जो गुप्त साम्राज्य का हम जो राजनीतिक विस्तार मानते हैं, राजनीतिक शुरुआत मानते हैं, वो मानते हैं हम घटोत्कच के टाइम से। अब ये हमें कहाँ से चलता है पता? जो हमारा स्कंदगुप्त है, कि गुप्त साम्राज्य का शासक स्कंदगुप्त का एक सूफिया लेख है। सूफिया लेख कहाँ पे है? ये रीवा मध्य प्रदेश में। देखो ये पूछा जा भी सकता है, नहीं भी, बट आपको पता होना चाहिए गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। तो स्कंदगुप्त का सूफिया लेख कहाँ पे है? रीवा मध्य प्रदेश में। हमें उससे चलता है पता कि गुप्त वंश की जो वंशावली हम मानते हैं राजनीतिक, वो मानते हैं घटोत्कच के टाइम से, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। और ये जो गुप्त वंश है, गुप्त शासक जो थे, इनको ये क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। किसी मतलब सामंत कौन होते हैं? जो किसी शासक के अधीन शासन करते हैं, किसी राजा के अधीन। अब हमें पता कैसे चलता कि भाई ये सामंत थे? हमें ऐसे चलता है पता क्योंकि इन शासकों की जितनी भी उपाधियां, इनकी क्या है? महाराज की उपाधि। अब महाराज कौन होते हैं? सामंत होते थे। तो इससे हमें चलता है पता ये किसी शासक के अधीन शासन करते थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज समुद्रगुप्त। चलिए देखो, गुप्तों का राजनीतिक इतिहास घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ हुआ। घटोत्कच कौन था? श्रीगुप्त का पुत्र था। और श्रीगुप्त कौन था? गुप्त राजवंश का संस्थापक, ठीक है। तो एक होता है, एक है गुप्त संवत, पूछ ले देंगे किसी भी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये ले लिया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। अब ये पूछ सकते हैं गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। गुप्त संवत और एक शक संवत होता है, ये किसने चलाया था? कनिष्क ने। और किस शासक से शासन से संबंधित? साम्राज्य कुषाण से। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम और तुम्हारा शक संवत कनिष्क ने। अब गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 ईस्वी का अंतर है, ठीक है। क्योंकि गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में और शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। अब समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक रहा? 350 से 375 ईस्वी तक, ठीक है। कितने साल तक? लगभग 25 साल तक समुद्रगुप्त ने शासन किया। अब समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? हम क्या बोलते हैं इसको? भारत का नेपोलियन। हम क्या बोलते हैं? मतलब एक इतिहासकार है अंग्रेज, उनका नाम है विंसेंट स्मिथ। उन्होंने इनको बोला है कि भाई जो हमारे समुद्रगुप्त थे वो भारत के नेपोलियन, ठीक है। आप नेपोलियन के बारे में सुना होगा आपने। तो किसने बोला समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, ठीक है, 350 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। मैंने बताया 350 से 375 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने, ठीक है। आर्यव्रत तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। आर्यव्रत उत्तर भारत के शासक थे 12, और दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के 12 शासक थे। उन 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। इसी को देखते हुए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। इसमें याद करने वाली बात क्या है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, और किसने कहा भारत का नेपोलियन? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त के दिग्विजय की जानकारी के स्रोत, कहाँ कहाँ इन्हें विजय प्राप्त करी, किसको हराया, क्या किया, ठीक है। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे समुद्रगुप्त धरणीवध, ये क्यों लिखा धरणीवध? ये समुद्रगुप्त की दूसरा नाम है, उपाधि है धरणीवध। धरणीवध कौन होता है? जिसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया हो, ठीक है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन कौन था? हरिसेन इंपोर्टेंट है ये। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन।
और हरिसेन ने ही समुद्रगुप्त को क्या बोला, धरणीबद्ध। धरणीबद्ध का मतलब है जिसने पूरी पृथ्वी को विजय कर लिया हो। ठीक है, चलिए देखो, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, उसने बोला है प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख क्या है। अब ये पूछ सकते हैं भी समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। जो हरिसेन था इसका दरबारी कवि, उसका प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति का मतलब क्या है, उनकी तारीफ में। अब देखो जैसे कोई कवि है, अगर वो किसी राजा के दरबार में बैठा है, उसके बारे में गलत तो कुछ लिखेगा नहीं, उसकी प्रशंसा में सब कुछ लिखेगा। तो उसका दरबारी कवि हरिसेन था, उसने उसकी प्रशंसा में कुछ प्रयाग में एक प्रयाग जगह है, उसमें प्रशस्ति लेख है उसका, उसमें लिखा है 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में बताया है। अब सवाल क्या बन सकता है कि भाई समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में हमें कहां से चलता पता है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, याद रखना है 7वें श्लोक में और प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में हरिसेन के द्वारा कहा गया है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में। ठीक है, चलिए देखो, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख 4थे श्लोक में किया गया है। अब जो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति लेख है 7वें श्लोक में तो बताया है उसकी विजय के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको अपना उत्तराधिकारी कहाँ बनाया है, उसके 4थे श्लोक में बताया है। किसने बताया है, हरिसेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति लेख में। 4थे श्लोक में उत्तराधिकारी के बारे में और 7वें श्लोक में क्या, बताओ कमेंट करके बताना। ठीक है, समुद्रगुप्त ने प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विजय की आक्रमण नीति को अपनाया। अब ये पूछ सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किस प्रकार की नीति को अपनाया, उदारवादी नीति, मैत्रीपूर्ण नीति, किस तरह की नीति, कौन सी नीति थी, आक्रमण की नीति, मतलब मारो काटो अपने साम्राज्य को बढ़ाओ। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के प्रसार और सुदृढ़ीकरण के लिए आक्रमण नीति को अपनाया। ठीक है, चलिए अब आपको ऐसा नहीं लगता मैं तेज बोलता हूँ या टाइम काटने तो आता नहीं। देखो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आपको डिलीवर कर दूँ। ठीक है, कोई यहाँ ये नहीं है कि मैं बस आपको बस बनाने आया हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तेज बोलता हूँ या तेज पढ़ाता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि टाइम खराब ना हो आपका भी। देखो इतना टाइम होता नहीं बच्चों के पास, मैं जल्दी जल्दी आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं जल्दी जल्दी आपको पहुंचा दूँ, बस मेरा यही पर्पज होता है। देखो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त धरणीबद्ध, मैंने आपको बताया था धरणीबद्ध क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया है। धरणीबद्ध समुद्रगुप्त, ये इसकी उपाधि है, याद रखना, ये मैचिंग में आ सकता है ये। ठीक है, और एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ले लिया मैंने। भारतवर्ष नाम का उल्लेख सर्वप्रथम प्रयाग प्रशस्ति में ही मिलता है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष था कभी पहले, कहाँ से चलता पता हमें, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, इसके दरबारी कवि हरिसेन ने। याद रखना, इसका दरबारी कवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति लेख में हमें भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में उसने बताया इसके विजय अभियानों के बारे में। ठीक है, और कहां से, और भारतवर्ष नाम का उल्लेख भी कहां से मिलता है हमें, प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, चलिए एक मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी तथा उसकी पत्नी का नाम दंत देवी अंकित है। अब पूछ सकते हैं कि भाई देखो सवाल कुछ भी बन सकता है, ना तुम्हें पता है ना मुझे पता, किसी को नहीं पता होता है, कुछ भी बन सकता है, मगर हाँ इसके बाद इससे रिलेटेड है समुद्रगुप्त से, तो मैंने ये भी लिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण अभिलेख है ये, एरण अभिलेख। ठीक है, उसमें क्या बताया समुद्रगुप्त को, जो राजा हुए पृथु, राघव, ये बहुत दानी राजा हुए हमारे इतिहास में कि बहुत ज्यादा दानवीर थे। उस प्रयाग एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को इन राजाओं से भी ज्यादा दानी बताया गया है। और उसकी पत्नी का नाम क्या बताया है, दंत देवी। ये आ सकता है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दंत देवी कहाँ अंकित है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख में। अब ये भी एरण अभिलेख कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, एरण अभिलेख में एक चीज और पता चली हमें सती प्रथा के बारे में। सर्वप्रथम हमें सबसे पहले कहाँ चलता पता, सती प्रथा विद्वान थी हमारे देश में, कहाँ थी, एरण अभिलेख से हमें चलता पता सती प्रथा के बारे में भी, है ना। ठीक है, याद रखना, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, एरण अभिलेख से सती प्रथा के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। एरण अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में प्रमाण मिलते हैं। और समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि, ये नाम भी नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे कि भाई समुद्रगुप्त को बहुत दानवीर बताया गया, कौन से कहाँ चलता पता हमें, एरण अभिलेख से। और उसकी पत्नी का नाम दंत देवी अंकित है, कहाँ चलता पता, एरण अभिलेख से। ठीक है, चलिए जो भी आपको ये दूसरे कलर में दिख रहे हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्यान से देख रहे हैं इनको। ठीक, चलिए देखो चंद्रगुप्त सेकंड की पत्नी प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। देखो समुद्रगुप्त को हमें क्या है कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराए हैं, हमें कहाँ चलता है पता, चंद्रगुप्त की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उसका कौन सा अभिलेख है, पूना अभिलेख। तो हमें क्या याद रखना है, समुद्रगुप्त ने, सिंपल भाषा में समुद्रगुप्त ने, हमें पता चला है कि भाई अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, कहाँ से चलता है पता हमें, पूना अभिलेख से। अब पूछ ले, एक्स्ट्रा पूछेंगे पूना अभिलेख किसका अभिलेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का। बट ये नहीं, ये याद रखना समुद्रगुप्त ने अनेक अश्वमेध यज्ञ करवाए थे
उसका हमें कहां से चलता है पता, पूना अभिलेख से। ठीक है, चलिए अब समुद्रगुप्त की मुद्राएं। अब समुद्रगुप्त की मुद्राएं कौन कौन सी थी? देखो 6 मुद्राएं थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की कितनी, पहले तो ये याद रखना है समुद्रगुप्त की मुद्राएं कितनी थी, 6। ठीक, कौन कौन सी थी? पहली थी गरुण प्रकार। गरुण से चलता पता हमारे धर्म में भी भाई, गरुण नागों को मारने वाला गरुण। गरुण प्रकार जो नागवंशी राजा थे उन पर विजय का साक्ष्य मिलता है। अच्छा, गरुण प्रकार की मुद्रा पर अगर समुद्रगुप्त की दिखाई है या हमें मिली है तो उससे क्या पता चलता है, जो नागवंशी राजा थे उन पर विजय प्राप्त की समुद्रगुप्त ने। किससे चलता पता? गरुण मुद्रा से, गरुण प्रकार की मुद्रा से, नागवंशी राजाओं से। ये तो आपको याद रहना चाहिए, गरुण प्रकार, नागवंशी राजाओं पर विजय। ठीक है, दूसरी मुद्रा थी धनुर्धारी प्रकार। इसके पृष्ठ भाग पर उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है। देखो सिक्का था, एक समझ लो सिक्का है, एक तरफ क्या लिख रहा है, एक तरफ तो समुद्रगुप्त को धनुष बाण लिए दिखाया गया है, दूसरी तरफ उसकी उपाधि उस पर हमें अंकित क्या लिखा हुआ है, अप्रतिरथ। तो उसमें याद रखने वाली बात क्या है, पहले तो कितनी प्रकार की मुद्राएं हैं, 6 प्रकार की मुद्राएं हैं। ठीक है, और धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा में हमें क्या याद रखना है, ये सवाल बन सकता है कि भाई अप्रतिरथ किसकी उपाधि थी, किसके नाम को हम संबोधित करते हैं, समुद्रगुप्त। याद रखना, धरणीबद्ध, अप्रतिरथ, ये किसके नाम है, दूसरे उपाधियां हैं समुद्रगुप्त की। धनुर्धारी प्रकार से हमें चलता पता अप्रतिरथ उसकी उपाधि थी। ठीक है, तीसरी है परशु प्रकार। अब परशु प्रकार, इसमें उसकी उपाधि क्या दी गई है, कृतांत परशु, यम परशु। समझ, परशु प्रकार में उसकी उपाधि कौन सी है, कृतांत परशु। कृतांत परशु, ये याद क्या करना मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी मुद्राएं हैं। देखो परशु प्रकार, उपाधि कृतांत परशु। ठीक है, अश्वमेघ प्रकार, इसकी मुद्रा पर यज्ञ रूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र तथा मुद्रा लेख राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता उत्कीर्ण है। मतलब क्या है इसका, अश्वमेघ प्रकार में यज्ञ के रूप में बंधे हुए घोड़े दिखाए गए हैं एक तरफ, और राजाधिराज उपाधि उसको दी गई है, पृथ्वी को जीतकर अश्वमेघ यज्ञ कराकर स्वर्ग की ओर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट मुद्रा व्याघ्र हनन प्रकार। ठीक है, इसमें बाघ का आखेट करते हुए दिखाया गया है उसको। देखो इसमें बाघ का आखेट, व्याघ्र बाघ शेर जो भी बाघ ही होगा, बाघ का आखेट करते हुए दिखाया गया है। प्रथम भाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकर वाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। एक तरफ लिखा हुआ है मकर वाहिनी गंगा और दूसरी तरफ लिखा हुआ है समुद्रगुप्त। ठीक है, और छठी जो प्रकार है वीणा वादन प्रकार, इसमें समुद्रगुप्त के संगीत, अगर कोई वीणा बजा रहा तो उससे हमें चलता पता कि भाई संगीत का प्रेमी था, और संगीत के प्रेमी में वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। अब हमें इसमें याद कर रखना है, देखो शुरू से देखते हैं। देखो गरुड़ प्रकार की मुद्रा, तो इसमें याद रखना नागवंशी राजाओं पर विजय, ये मैचिंग में आ सकता है। ठीक है, दूसरे प्रकार की मुद्रा धनुर्धारी प्रकार, हमें इसमें याद रखना अप्रतिरथ। बस आपको ये याद रखना अप्रतिरथ अगर किसी की उपाधि है, किसी का नाम है, समुद्रगुप्त का है, छोटी सी बात। परशु प्रकार, कृतांत परशु या यम, ये भी समुद्रगुप्त की उपाधि है, उसका नाम है, ये आपको याद रखना है। अश्वमेघ प्रकार, राजाधिराज, ये याद रखना आपको, समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी राजाधिराज। कब करी थी, जब उसने अश्वमेघ यज्ञ कर लिए और वो अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद स्वर्गलोक की ओर चला गया। राजाधिराज, कृतांत परशु, सही है, ये याद रखना समुद्रगुप्त की उपाधि। धरणीबद्ध, ये पूछते हैं। व्याघ्र हनन, इसमें बाघ का आखेट करते हुए दिखाया गया है। और प्रथम भाग पर गंगा घाटी की विजय के रूप में मकर वाहिनी गंगा तथा राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। देखो पूछ सकते हैं कि भाई राजा समुद्रगुप्त किस मुद्रा में समुद्रगुप्त की उत्कीर्ण है, कौन सी वाली है, व्याघ्र हनन प्रकार में। आप इसको पढ़ोगे, आप जब पढ़ लोगे तो आप खुद आइडिया लगा लोगे भाई किससे संबंधित है किससे नहीं है। ठीक है, चलिए वीणा वादन प्रकार, ये पूछते हैं कि भाई समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था नहीं था। हाँ था भाई, बिल्कुल, इसमें समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कितने प्रकार की मुद्रा है, 6 प्रकार की। कौन कौन सी इसको उपाधि दी गई है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसके हम सैनिक अभियान देखते हैं। अब ऐसी थोड़ी ना, ऐसा किसी ने कह दिया कि भाई ये भारत का नेपोलियन है और बहुत शासक, अच्छा शासक था, ये भी सम्राट अशोक के समकालीन उसी की तरह बिल्कुल समझो, बस सम्राट नहीं लगा नाम के आगे। बाकी नेपोलियन अगर इसको बोला विंसेंट स्मिथ ने तो कुछ तो इसने अच्छा काम, अच्छा क्या मतलब काफी, मतलब देखो समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। इस अभियान के दौरान उसने, जब उत्तर भारत में सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने 3 शक्तियों को पराजित किया, कौन कौन शक्तियां थी वे, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज। अब ये पूछ सकते हैं उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने कितनी शक्तियों को पराजित किया, तो आपको पता होने 3 शक्तियों को। अब भैया कौन सी शक्ति थी वे, 3 शक्ति का मतलब 3 साम्राज्य, राज्य कौन से थे, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज शासक थे। 3 शासक थे, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज, इन तीनों को हराया उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने।
है ना। तो आपको पढ़ोगे याद रहेगा, ठीक है। कितने शासक को उत्तर भारत में? 3 को, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज। चलो चलिए। और दक्षिण राज्यों में, उत्तर भारत में बताया मैंने 3 राज्य, 3 शासकों को हराया, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज। दक्षिण भारत में 12 राज्य थे। कौन कौन से थे? देखो ये पढ़ना 2-4 बार तो आपके रहेगा कि माइंड में, हाँ ये दक्षिण भारत के 12 राज्य थे। पूछा है क्या? उत्तर भारत के 3 राज्य थे। कौन कौन से? अच्युत, नागसेन, कोतकुलज। किसने हराया? समुद्रगुप्त ने, ठीक है, सब सर्वप्रथम। और दक्षिण भारत के 12 राज्य थे। कौन कौन से थे? कोसल, महाकांतार, कोराल, पिष्टपुर, कोट्टूर, एरड्डपल, कांची, अवमुक्त, बेंगी, पालक्क, देवराष्ट्र, उस्थलपुर। तो दक्षिण भारत के 12 राज्य, उत्तर भारत के 3। कौन से? अच्युत, नागसेन, कोतकुलज, ठीक है। वो तो याद ही कर लेना, उनको 2-4 बार पढ़ोगे तो रहेगा, ठीक है। चलिए, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के लिए 3 नीति अपनाई। अब इन 12 राज्य जो हराए हैं दक्षिण के अभियानों के लिए, उसने जो युद्ध करता था, कौन सी नीति अपनाई? 3 नीति अपनाई। कौन कौन सी 3 नीति थी? प्रथम थी, पहली नीति प्रथम ग्रहण, दूसरी थी मोक्ष, तीसरी थी अनुग्रह। अब ये ग्रहण का मतलब क्या है कि पहले तो याद रखना है, दक्षिणापथ विजय के लिए समुद्रगुप्त ने कितनी नीति अपनाई? 3 नीति। कितनी? 3 नीति अपनाई। कौन कौन सी? ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। और ग्रहण क्या? शत्रु पर अधिकार कर लिया। पहली नीति क्या थी भाई? आक्रमण करा, हरा दिया उसको, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है, पहली नीति हो गई। दूसरी मोक्ष, शत्रु पर आक्रमण करा, हरा भी दिया उसको, और उसको फिर मुक्त भी कर दिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक। तीसरी थी अनुग्रह, शत्रु को उसका राज्य लौटाना। भाई उसको आक्रमण करा, हरा दिया, उसके बाद भी उसको उसका राज्य लौटा दिया। तो कहाँ की नीति है? 3 नीति दक्षिणापथ अभियान के लिए। दक्षिणापथ विजय के लिए समुद्रगुप्त ने 3 नीति अपनाई। प्रथम ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। अब याद रखना, ग्रहण में क्या था? शत्रु पर अधिकार कर लिया। ग्रहण नाम से चल रहा, पता, ग्रहण कर ली कोई चीज, अधिकार कर लिया। मोक्ष, शत्रु को मुक्त कर दिया, चल जा, कुछ नहीं कहा हराने के बाद भी। अनुग्रह, शत्रु को उसका राज्य लौटा दिया, हरा दिया, छीन लिया सब कुछ, उसके बाद भी छोड़ दिया, चल रख ले अपने पास, ठीक। अब क्या था? दक्षिणापथ अभियान कर लिया, उत्तर भारत में 3 शक्तियों को हरा दिया कलाकार ने, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज। अब फिर दक्षिण भारत के 12 राज्यों को भी हरा लिया, ठीक है। 3 नीति अपनाई उसने, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, ठीक है। अब क्या था? उस अभियान से फ्री होने के बाद, निवृत्त का मतलब फ्री उधर से होने के बाद, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा। सबसे पहले उत्तर भारत में लड़ा, 3 शासकों को हराया, अच्युत, नागसेन, कोतकुलज। उसके बाद गया दक्षिण की तरफ, वहां 3 नीति अपनाई। 3 नीति अपनाने के उन 12 राज्यों को हराया। 12 के बाद वहां से आने के बाद दक्षिण भारत से फिर उत्तर भारत में अभियान किया। देखो, दक्षिण पथ अभियान से निवृत्त फ्री होने के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में पुनः एक युद्ध लड़ा, जिसे आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्यों की विजय की। बताओ, ऐसी थोड़ी ना इसको नेपोलियन बोल दिया। पहले उत्तर भारत में 3 शासक हराए, उसके बाद दक्षिण भारत में गया, वहां 12 शासक हराए, फिर उत्तर भारत में आया, फिर 9 शासक हराए। इसको बोलते हैं, जब दूसरी बार उत्तर भारत में आके इसने युद्ध लड़े, उसको बोलते हैं आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध। किस किस को, कौन कौन से शासक थे जिनको हराया द्वारा आने के बाद उत्तर भारत में? रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। बच्चों इनको 2-4 बार पढ़ना दोस्तों, ठीक है, पढ़ोगे याद। ऐसा देखो, पढ़ने में दक्षिण भारत के नाम है अटपटे से लगते हैं, मुझे भी लगते थे, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाते हैं, ठीक है। तो किस किस को हराया? ये 9 राज्य, रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था आठवीं जनजाति के बारे में, ये सम्राट अशोक के टाइम में भी थी, जिनको ये क्या थे? ये मतलब क्राइम करने वाली जनजाति, चोरी, डकैती, लूटपाट, मार काट, इस तरह के, इनको सम्राट अशोक ने भी दंडित किया था। अभी ये वर्तमान में हमारे कहाँ तक फैली हुई है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है वो, जबलपुर तक वन प्रदेशों में, वनों में निवास करती थी आठवीं जनजाति। और ये थोड़ी सी ना क्रिमिनल टाइप की जनजाति थी। समुद्रगुप्त ने आठवीं राज्य को अपना सेवक बनाया, उनको भी हरा के, डरा धमका के अपना सेवक बना लिया, ठीक है। फ्लीट, एक इतिहासकार है अंग्रेज, फ्लीट की मतानुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक के वन प्रदेश में ये सभी राज्य फैले हुए थे। पूछ कुछ भी सकते हैं भाई, आठवीं की जनजाति जो थी, आठवीं जो लोग थे, कहां से कहां तक फैले हुए थे, कहां तक थे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक। बस आपको याद है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक। और इसको सेवक किसने बनाया? समुद्रगुप्त ने। कि आठवीं, ये सवाल क्या बनता था, आठवीं की जनजाति को अपना सेवक किस गुप्त शासक ने बनाया? किसने बनाया? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इस वीडियो को 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा, ठीक।
सीमावर्ती राज्य भी समुद्रगुप्त को सभी प्रकार के कर देते थे। मतलब जो आसपास के इसके राज्य से लगे हुए स्टेट थे वे भी कर देते थे। और उनमें कौन कौन थे? देखो, समतट, डबाक, कामरूप, कर्तरपुर तथा नेपाल। नेपाल में जो शासक हो, यहाँ जो शासक हो, कामरूप में जो भी शासक हो, है ना, डबाक में, समतट में, ये सब राज्य थे स्वतंत्र रूप से अपना शासन करते थे, मगर उसको क्या देते थे? कर देते थे। ठीक है। देखो, समुद्रगुप्त ने कुछ विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए, मतलब विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए, जिनमें कौन से थे? देवपुत्र, शाहीसा, हानुशाही। अब इसको कोई एक बार में पढ़ के दिखाए बच्चा तो मुझे कमेंट करना, ठीक है? एक बार में, देवपुत्र, शाहीसा, हानुशाही, शक, मुरुंड, सिंहल। सिंहल कौन है? श्रीलंका। पहले श्रीलंका का नाम सिंहल द्वीप था, अब बोलते हैं हम श्रीलंका। तो ये विदेशी राज्य हैं जिनसे समुद्रगुप्त ने संबंध स्थापित किए। पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन ऐसा विदेशी राज्य है जिससे समुद्रगुप्त के संबंध स्थापित किए या नहीं किए, कुछ भी पूछ सकते हैं। कौन से? देवपुत्र, शाहीसा, हानुशाही, शक, मुरुंड, सिंहल आदि। ठीक है, चलिए अब हम इसकी देखते हैं विजय नीतियां। समुद्रगुप्त की विजय नीतियां कौन कौन सी थी? मुद्राएं देखी थी हमने, 6 प्रकार की थी, गरुड़ प्रकार, ये प्रकार, धनुधारी प्रकार, है ना। अब हम देखेंगे इसकी विजय नीतियां। देखो, पहली थी राज्य प्रस्बोधरण की नीति। देखो कितनी नीतियां हैं, देखो, एक तो है राज्य प्रस्बोधरण की नीति, एक है सर्व करदानज्ञकरण की नीति, एक है परिचारकीकृत नीति, एक है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, एक है कन्योन्पायन। देखो चलो, 1 2 3 4 5 समुद्रगुप्त की विजय नीतियां कितनी थी? 5। पहली कौन सी है? राज्य प्रस्बोधरण की नीति। इसमें क्या करा उसने भाई? देखो, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। अब कोई पूछ रहे भाई समुद्रगुप्त की कितनी विजय नीतियां थी? 5 नीतियां थी। पहली थी राज्य प्रस्बोधरण की नीति। उसका क्या मतलब है? जो मगध है, मगध इसका शासक वो था केंद्र बिंदु, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिलाना, ये किस नीति के अंतर्गत था? राज्य प्रस्बोधरण की नीति। ठीक है, चलिए, सर्व कर दानज्ञकरण की नीति। 8वीं जनजाति जो थी, मैंने आपको बताया था, राज्यों को अपना सेवक बनाना, परिचारिकीकृत, याद रखना, राज्य सर्व कर दानज्ञकरण और परिचारिकीकृत। ठीक है, देखो परिचारिकीकृत थी 8वीं राज्यों को अपना सेवक बनाने की नीति। ये छूट गया। देखो, सर्व कर दानज्ञकरण की नीति, ये क्या थी? सीमांत क्षेत्रों के लिए थी। मतलब जो भी समुद्रगुप्त के राज्य के आसपास के क्षेत्र लगे हुए थे, उनसे संबंधित इसके जो भी रिलेशन थे, जो भी नीतियां थी, उसको हम बोलते हैं सर्व कर दानज्ञकरण की नीति। सीमांत क्षेत्रों से, याद कर रखना, सर्व कर दानज्ञकरण की नीति सीमांत क्षेत्रों से संबंधित, परिचारिकीकृत 8वीं जनजातियों से संबंधित। ठीक है, चलिए, एक है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति में क्या था? दक्षिण भारत के 12 राज्यों के संघ को पराजित कर उन्हें उनके राज्य लौटा दिए। मैंने आपसे बताया था ना, पहले इन्हें उत्तर भारत में आक्रमण करा, 3 शासकों को हराया, अच्युत, नागसेन, कोतकुल। उसके बाद ही दक्षिण भारत में क्या? 12 राज्यों को, 12 शासकों को हराया। उन शासकों को हराने के बाद उसने उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया समुद्रगुप्त ने। तो वो किस नीति के अंतर्गत था? ग्रहण मोक्षानुग्रह। पहले ग्रहण कर लिया, फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति कर दी, ले रख लो अपना राज्य। ग्रहण मोक्षानुग्रह, दक्षिण भारत के 12 राज्यों के संघ को पराजित कर उन्हें उनके राज्य सौंप दिए। देखो, सोचने की बात है, 12 राज्य मतलब 12 शासक थे, उनका संघ था, इसने उनको भी हराया, इसीलिए उसको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। कन्योन्पायन, विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंधों की नीति। कोई विदेशी शासक है, उसको हरा दिया, उसकी लड़की से शादी कर ली, उसकी बहन से शादी कर ली, या अपने लड़के की शादी उससे करा दी। देखो ये लिख रहा है, विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंधों की नीति किसके अंतर्गत आती है? कन्योन्पायन। कन्योन्पायन समझना, कन्या शादी, इस तरह से याद कर लेना। ग्रहण मोक्षानुग्रह, पहले ग्रहण करा फिर लौटा दिया, ऐसे याद कर लेना 12 राज्यों को। ठीक है, दक्षिण भारत के। परिचारिकीकृत 8वीं जनजाति, परिचारिकीकृत। सर्व कर दानज्ञकरण की नीति, सर्व कर दानज्ञकरण की नीति अपने सीमांत क्षेत्रों से संबंधित, उसके राज्य के आसपास के जो भी क्षेत्र थे उनसे संबंधित इसकी जो भी नीति थी वो किसके अंतर्गत थी? सर्व दानज्ञकरण की नीति। एक थी देखो इसकी राज्य प्रस्बोधरण की नीति। राज्य प्रस्बोधरण की नीति में क्या था? मगध से संबंधित। देखो, मगध के आसपास के राज्यों को पराजित कर उन्हें अपने राज्य में मिलाना, ये किस नीति के अंतर्गत था? राज्य प्रस्बोधरण की नीति। तो हमने इसकी सारी नीतियां देख ली, युद्ध वाली कितनी नीतियां थी। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। देखो, अपनी विजय के पश्चात समुद्र, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले जमाने में क्या होता था कि कोई राजा अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था तो वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहता था। हर राजा का सपना होता था कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, और एक बार नहीं, जितनी बार हो सके मैं उतनी बार करूं भाई, अश्वमेध यज्ञ करना है। अश्वमेध यज्ञ का मतलब था, एक घोड़ा होता था,
घोड़ा हुआ, राजा के नाम का घोड़ा, उसकी मोहर लगा दी राजा की, भाई ये उस राजा का, फलाने राजा का घोड़ा है, और वो घोड़ा छोड़ दिया जाता था। अब घोड़ा छोड़ दिया, वो घोड़ा जहां तक जाएगा, वो कहीं तक भी जहां तक गया, वो सारा क्षेत्र उस राजा के शासन के अंतर्गत आ जाता था। और किसी को वो मंजूर नहीं है, किसी शासक को, जो मान लो कोई और पड़ गया बीच में, कोई राजा, उसका किसी का राजा राज्य, तो वो उस घोड़े को पकड़ लेगा। अगर उसने वो घोड़ा पकड़ा तो इसका मतलब था कि वो उस राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, फिर उसको उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। फिर देखो, फिर जो भी होता था, कोई भी जीतते, अश्वमेध यज्ञ करना हर राजा के लिए सम्मान की बात थी। अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। मैंने आपसे बताया था ना, ये भी याद रखना, कृतांत परशु, धरणीबद्ध, अश्वमेध पराक्रम, जितनी भी इसके उपाधियां हैं ये सारी याद रखनी है। पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण नहीं की, तो आपको पता होगा, मुश्किल से 4-5 उपाधियां, ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखो, ये ऐसी रैंडम फैक्ट ले लिया मैं। गुप्तों से पहले, मतलब गुप्त शासकों से पहले पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी, ये वही था। इसने बहुत भिक्षुओं को दंडित किया, मतलब इसने, इसके शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। एक कट्टर एकदम ब्राह्मणवादी था, बहुत भिक्षुओं को इसने दंडित किया, बहुत कुछ किया उसने उनके अत्याचार के खिलाफ, ठीक है। ये याद रखना कि भाई गुप्तों से पहले किसने अश्वमेध यज्ञ करे? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भाई समुद्रगुप्त का हमारा साम्राज्य जो था कहां से कहां तक फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, ठीक, तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक। बस याद ऐसे ही पढ़ना इसको। देखो, इसमें कुछ बताने का ऐसा नहीं है। उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में विंध्य पर्वत जो साउथ में है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक, ठीक, ये ऐसे याद करना इसको, ठीक है। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पूछते हैं एग्जाम में। देखो, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिम राजपूताना, कौन सा जो हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है, पश्चिम का हिस्सा उसका पश्चिम राजपूताना, सिंध जो वर्तमान पाकिस्तान में पास है, तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित था। अब इसमें सवाल, मतलब क्या याद रखना है इसमें, पूरा उत्तर भारत समुद्रगुप्त के शासन के अधीन था, जिसमें से बस क्या बचा हुआ था, ये 4-5 चीजें। कश्मीर नहीं था उसके शासन में, पश्चिमी पंजाब नहीं था, पश्चिम राजपूताना नहीं था, सिंध नहीं था, गुजरात नहीं था। अब सवाल क्या बन जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समुद्रगुप्त के शासन के अधीन नहीं था उसके टाइम में। ऑप्शन दे देंगे आपको 3-4, उसमें से कोई एक ये डाल देंगे, और उसमें दे देंगे मध्य प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ऐसा करके एक डाल देंगे, यो पश्चिमी राजपूताना या कश्मीर या तुम्हारा पंजाब या सिंध। तो आपको पता होना चाहिए कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध तथा गुजरात, ये समुद्रगुप्त के राज्य के अधीन नहीं थे उत्तर भारत में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त की अन्य विशेषताएं। रैंडम फैक्ट, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, मैंने आपको बताया था वीणा प्रकार वाली मुद्रा, वीणा बजाते हुए संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज। अब देखो एक उपाधि और आ गई, कविराज, याद रखना, ये मैं जो बता रहा हूँ याद ही रखना इसको। कविराज, धरणीबद्ध, कृतांत परशु, महाराजाधिराज, ये सब उपाधि समुद्रगुप्त की है, याद रखना। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले बार नहीं पूछे गए 2 साल से, हो सके इस बार उपाधियां ही पूछ लें, ठीक है। कविराज भी किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की, क्योंकि ये संगीत प्रेमी है तो कविताएं ये कुछ वगैरह लिखता होगा, तो इससे आपको रिलेट करके याद रखना है। समुद्रगुप्त कविराज की उपाधि धारण की करता है, ठीक है। चलिए देखो, समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधि धारण की, जो उसके सिक्कों पर मुद्रित है। समुद्रगुप्त के टाइम के जो भी हमें सिक्के मिले हैं उन पर क्या क्या लिखा हुआ? व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि उपाधियां। 3 ये हो गई, 1-2 मैंने आपको 2-3 ऊपर बताई हैं, ये उपाधियां अलग से लिख लेना, इनको याद कर लेना भी समुद्रगुप्त की उपाधियां ये है, ठीक है। कहाँ चलती है पता? उसके सिक्कों पर लिखी हुई है ये उपाधियां, जो सिक्के मिले हैं ना उस टाइम के, उस सिक्कों पर कहीं अप्रतिरथ लिखा है, कहीं पराक्रमांक लिखा है, कहीं धरणीबद्ध लिखा है, कहीं कृतांत परशु लिखा है। तो हमें इससे आइडिया लगता है कि भाई इससे ये उपाधि धारण की होंगी, तभी तो उसके सिक्कों पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उपाधियां याद रखनी है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये जरूर याद रखना। एक बौद्ध भिक्षु था वसुबंधु, कौन था? एक बौद्ध भिक्षु, उसको किसने संरक्षण प्रदान किया? समुद्रगुप्त ने। सवाल पूछ सकते हैं भाई
गुप्त वंश के किस शासक ने बौद्ध भिक्षु बसबंधु को संरक्षण प्रदान किया? किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, चलिए। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी, जिसकी अनुमति मिल गई थी उसे। ठीक है, देखो जो अब भी है विशाल बौद्ध मठ के रूप में विकसित हुआ। सवाल क्या पूछेंगे भाई? श्रीलंका के शासक कौन सा शासक है? मेघवर्ण, नाम से चल रहा पता श्रीलंका का ही है। मेघनाथ इस तरह से याद रखना, मेघनाथ कहाँ? श्रीलंका, रावण श्रीलंका, तो मेघवर्ण कहाँ का शासक है? श्रीलंका का। ये पूछते हैं कि भाई श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, किस शासक से मांगी थी? गुप्त शासक समुद्रगुप्त से, और जिसमें समुद्रगुप्त ने उसको मतलब कह दिया था कि भाई बनवा लो। ठीक है, बस ये याद रखना, जो आगे चल के एक विशाल बौद्ध विहार के रूप में विकसित हुआ। ठीक, देखो एक उपाधि ये भी आ गई। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिली है। एक उपाधि ये भी हो गई है परम भागवत, है ना। ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त को परम भागवत किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की, याद रखना ये। ठीक है, अब हम कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं गुप्त काल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है। देखो गुप्त काल से संबंधित काफी सारी चीजें हैं भाई, किस प्रकार का कर था वहां पर, किस प्रकार की कृषि थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, उस समय के अधिकारी जैसा होते हैं डीएमएसपी, दरोगा, ये वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उस तरह के भी थे, उस समय भी थे। वो कौन कौन थे? तो वो तो देखो तुम्हारे जो हम पढ़ा रहे हैं पैट के लिए स्पेशल, उसमें ये चीजें नहीं है। हो सकता है पूछ लें, मगर थोड़ा मैंने अब लिया है, जब नेक्स्ट टाइम हम चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे उसमें कुछ चीजें ले लूंगा, मैं सारी चीजें कवर करा दूंगा। ऐसा नहीं है पैट के लिए, कोई भी एग्जाम दोगे देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें से मिलेगा। ऐसा तो कोई टीचर अगर बोलता है ना कि मेरी क्लास से सब कुछ मिलेगा, वो झूठ बोलता है। देखो मैं भी स्टूडेंट था, वो झूठ ही बोलेगा कि भाई मैं जो पढ़ा दूंगा सब कुछ यहाँ मिलेगा। सब कुछ तो मेरे भाई किसी स्टैंडर्ड बुक से भी नहीं मिलता है, बट ये है कि हाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्कंद, देखो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। स्कंदगुप्त ये भी गुप्त काल का शासक है। इसका एक भीतरी स्तंभ लेख है, हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है हमें इससे, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम हूण आक्रमण के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। और एक दूसरा सवाल क्या बनता है? सर्वप्रथम हूण आक्रमण किस शासक के टाइम पे हुआ था? स्कंदगुप्त के। ये इंपॉर्टेंट है। हूण आक्रमण सबसे पहले किसके सामने? इन्होंने कई बार आक्रमण करे हैं हूणों ने, मगर सबसे पहले जो आक्रमण किया है किसके शासक काल में क्या है? स्कंदगुप्त के टाइम में। ठीक है, और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, उससे हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, और इसी के टाइम में उन्होंने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। ठीक, देखो मगर क्या है, स्कंदगुप्त का ही एक जूनागढ़ भी लेख है ना। हूणों के आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से। सबसे पहले हूणों ने आक्रमण किस शासन के टाइम में किया था? स्कंदगुप्त के टाइम में। और इसका स्कंदगुप्त का ही एक जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, हमें उससे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया। हमें कहां से चलता पता? जूनागढ़ अभिलेख से। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। कहां से चलता है पता? जूनागढ़ अभिलेख से। मैं आपको आगे बताऊंगा सुदर्शन झील का निर्माण केवल इसी ने नहीं कराया, बहुत सारे राजा थे, इसमें अशोक भी था, स्कंदगुप्त भी था, और भी थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई। देखो मैंने बताया था ना सारा तो एक साथ में आता नहीं, इसमें ले नहीं सकता था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं। नेक्स्ट क्लास आएगी गुप्त काल से संबंधित जो राजा चंद्रगुप्त, उसमें कुछ चीजें ले लूंगा, कवर में सब करा दूंगा। इस काल में सोने के सिक्कों को दिनार, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को हम कहते थे दिनार, चांदी के सिक्कों को हम कहते थे रूपक या रुपयक, तांबे के सिक्कों को हम कहते थे मासक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो दोस्तों, सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक और तांबे के सिक्कों को मासक। ठीक, चलो अब पूछते हैं गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर हमें कहाँ मिला है? ये सवाल आया हुआ भी है, आ सकता है, फिर आ सकता है, बड़े एग्जाम में आया, छोटे एग्जामों में आ सकता, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है? राजस्थान प्रांत के बयाना से। याद रखना, गुप्त काल के सिक्के बहुत जगह से मिले, ऐसा नहीं बयाना से मिले बस राजस्थान के। भाई राज्य तो हाँ, मगर जो गुप्त साम्राज्य था मुख्यतः वो उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ था, और ज्यादातर जो उसका मुख्य केंद्र था वो उत्तर प्रदेश था। वो क्यों? जितने भी हमें साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो ज्यादातर हमें मिले हैं उत्तर प्रदेश से। तो इससे हमें चलता पता है गुप्त साम्राज्य जो ज्यादातर फैला हुआ था वो उत्तर प्रदेश में था और बिहार में भी था। और जो सबसे बड़े सिक्कों का ढेर मिला है वो कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिला है। और ऐसा नहीं कहीं से और सिक्के नहीं मिले, सब जगह से मिले, काफी जगह से मिले हैं, मगर सबसे बड़ा ढेर जो मिला है हमें राजस्थान के बयाना से। कहां से? राजस्थान के बयाना से स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मंदिर की स्थापत्य कला से संबंधित गुप्त काल से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है वो लिया गया है इसमें। देखो
तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, मध्य प्रदेश, याद रखना। तिगवा 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 का विष्णु मंदिर जबलपुर में, ठीक। भुमरा का शिव मंदिर सतना, मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश में है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, यह पन्ना, मध्य प्रदेश में, ठीक। अब ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी का एग्जाम है तो यूपी वाले ज्यादा अच्छे से देखना। भीतरगांव का मंदिर कानपुर, उत्तर प्रदेश, भीतरगांव कानपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी, उत्तर प्रदेश। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैचिंग में आ सकते हैं, मगर ना इंपॉर्टेंट ऊपर वाले भी हैं, ये भी आ सकते हैं। देखो, भूमरा का शिव मंदिर सतना, मध्य प्रदेश। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना, मध्य प्रदेश, ठीक है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर, उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी, उत्तर प्रदेश। ये मैचिंग में दे देंगे भाई, चारों मंदिर लिख दिए, इधर शहरों के नाम लिख दिए, अब उनको मैच कर लो, ठीक है। ये पूछ सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपको तो याद रखना। गुप्तकालीन दो मंदिर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, भीतरगांव का मंदिर कानपुर, उत्तर प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, उत्तर प्रदेश, झांसी। अब उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आएगा तो स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश नहीं पूछेंगे, ये सिटी भी पूछ लेंगे। भीतरगांव कानपुर, देवगढ़, झांसी, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा अजंता एवं बाघ की गुफाओं के भी कुछ चित्र गुप्तकालीन माने जाते हैं। देखो, स्टेटमेंट में पूछ लें कि क्या अजंता और बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र, हाँ, संबंधित है भाई, गुप्त काल से भी संबंधित है अजंता और बाघ की गुफाओं के चित्र भी, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, फैक्ट थे हमारे समुद्रगुप्त के बारे में, मैंने वो आपको कवर कराए हैं, और उससे रिलेटेड थोड़ा जो था वो भी मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो गुप्त काल से संबंधित नेक्स्ट राजा हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। और जो इनके अधिकारी होते थे उस समय उनका आर्थिक स्थिति परिदृश्य कैसा था, राजनीतिक कैसा था, वो भी मैं एक रैंडम फैक्ट में ले लूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और ऐसा होता है, देखो, ऐसा मैं बोल दूं कि सब कुछ इसी क्लास से आएगा, देखो ऐसा भी नहीं होता है, बट हाँ, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता सकता हूँ, इतना आपका फायदा हो सकता है। देखो, मैं आपसे बताता हूँ बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी किताब पढ़ने की वजह से, कोई भी किताब होगा अब तुम पढ़ोगे समुद्रगुप्त, टाइम लगेगा, बट आपको मैंने छांट कर ना बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको इसमें बता दिया। आप चाहो तो इसी से पढ़ना और इसको अच्छे से रिवीजन करना, बार बार देखना, तो आपको हो सकता है पैट में आने वाले एग्जाम में सब कुछ इसी में से मिल जाएगा। और इससे अगर पूछने को देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको इसमें कवर करा दिए। कोई आपको कुछ सलाह देनी हो, कोई सजेशन देना हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अब पैट का एग्जाम आने ही वाला है, और ऐसा नहीं कि पैट के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सब एग्जामों में आते हैं, ये जो फैक्ट है वो सभी एग्जामों में आपके काम आएंगे। तो आज के लिए चलो ठीक है, इतना ही, और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।